ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨ ਫੰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ ਆਏਗੀ। ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਖਿਰ ਜੈਨੂਇਨ ਫੰਡਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਫੰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈਆਂ 99% ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਅਨੀਤਾ ਪੰਡਰਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। थैंक यू। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਫੰਡਸ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੈਨੂਇਨ ਫੰਡਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ है। तो अगर मैं बात करूं, जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद आपका जो प्रोसेस रहता है वो जीएस का प्रोसेस रहता है, जिसको हम पहले जीटी भी बोलते थे। तो जीएस में आपको मेजरली जो यूनिवर्सिटीज़ आपसे पूछती है, दो चीज़ें पूछती है। व्हाट इज़ योर फैमिली इनकम एंड आपको आपकी स्टडीज़ के लिए कितने फंड्स जो हैं वो आपकी फैमिली आपको शो कर रही है। तो अगर हम बात करते हैं इनकम एंड फंड्स, दीज आर द टू टर्म्स। तो इनकम दैट मीन्स आपकी फैमिली की कितनी इनकम है। अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे, तो हमारे पास जो मेजरली जो स्टूडेंट्स आते हैं तो तीन उनकी मेजरली ऑक्यूपेशंस होती हैं। पहला कि स्टूडेंट के जो पेरेंट्स है वो एग्रीकल्चरिस्ट है, उनका बैकग्राउंड, ठीक है। दूसरा आता है कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है। तीसरा आता है कि बिजनेस क्लास। सो अगर मैं बात करती हूँ स्टेप बाय स्टेप, अगर मैं बात करूँ तो अगर किसी की फैमिली जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चरिस्ट है, सो बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं और मे भी बहुत जगह पे आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चरिस्ट जो इनकम है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए देर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ हु आर एक्सेप्टिंग द एग्रीकल्चरिस्ट इनकम एज वेल। तो अगर आपकी फैमिली का ऑक्यूपेशन है, आप खेती बाड़ी करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। बस डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि अगर आपकी एग्रीकल्चर खेती बाड़ी अगर आपका ऑक्यूपेशन है तो यू नीड टू शो द इनकम सर्टिफिकेट। और इनकम सर्टिफिकेट में प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, बिकॉज पहले क्या होता था तहसीलदार सर्टिफिकेट होते थे, आपके जे फॉर्म आ जाते थे, तो वो अब बंद हो चुके हैं। लेकिन अब जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें प्रॉपर बारकोड होता है, उस बारकोड में पूरा पता चल जाता है कि आपकी कितनी इनकम है। तो अगर वो आपका बिल्कुल जेन्युइन तरीके से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका फैमिली ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है लेकिन साथ में उनके घर पे कोई जॉब भी कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर इनकम प्लस आप जो आईटीआर है वो भी शो कर सकते हो। अब बात करते हैं, क्योंकि जब इनकम की बात करते हैं तो हम 12 से लेकर 14 लाख के बीच में आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बिजनेस है, मे बी जो जॉब कर रहे हैं, उनके 12 से लेके 14% उनकी अकेले की इनकम होती है, लेकिन वो जो होते हैं वो सिर्फ 10% होते हैं। बाकी के जो 90% होते हैं वो 90% की उनकी जो इनकम होती है 6 से 7 लाख होती है, 7 से 8 लाख होती है। अब ऐसे सिनेरियो में क्या किया जाए? ऐसे सिनेरियो में आपको उस इनकम को 12 से 14 लाख करने के लिए आप स्पॉन्सर्स को ऐड कर सकते हैं। और जो स्पॉन्सर्स हो सकते हैं, जैसे कि मेन एप्लीकेंट है, मेन एप्लीकेंट के मम्मी और पापा, वो दोनों अलग अलग एक एप्लीकेंट के स्पॉन्सर्स कहलाए जाएंगे। तो आप बिल्कुल इस तरह से दिखा सकते हैं कि एप्लीकेंट का कि मदर की इनकम जैसे कि 6 लाख मदर की इनकम हो गई, 8 लाख उसके फादर की इनकम होगी, और एक और स्पॉन्सर ऐड कर सकते हैं, मे बी आप ब्रदर, सिस्टर या फिर ग्रैंडफादर। तो मेजरली जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो 3 स्पॉन्सर लेती है, और 3 स्पॉन्सर में मदर, फादर, सिबलिंग या ग्रैंड पेरेंट्स। तो इस तरह से आप इनकम दिखा सकते हैं। आपको कुछ नहीं इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन जस्ट कॉल अस एंड देन यू कैन डिस्कस योर प्रोफाइल अकॉर्डिंगली। तो ये तो रहा एग्रीकल्चरिस्ट का। अब दूसरा रहा वो लोग जिनका जो ऑक्यूपेशन है, जो कि जॉब करते हैं, तो वो आईटीआर अपनी फिल करते ही हैं, ठीक है। वो अपनी आईटीआर दिखा सकते हैं। उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर लेट सपोज पूरी 12 से 14 लाख के करीब नहीं बन रही है इनकम, तो वो वैसे ही कर सकते हैं, मदर, फादर एंड एक और स्पॉन्सर ऐड कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो आपको अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट
आपसे एमएसएमई मंगवाते, एमएसएमई भी आप दिखा सकते हो, लेकिन एमएसएमई फ्रेश एमएसएमई अब नहीं चलता है, थोड़े बैकडेट पे मतलब पुराना होना चाहिए, वो है आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर, ये सारा सब कुछ देखते हैं, कितना टर्नओवर आपकी बिजनेस में आ रहा है वो आपके आईटीआर में दिख जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन शो द फंड्स। अब उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिखाया है कि आप इस तरह से अपने फंड्स ज़रूर दिखा सकते हैं, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करना है उसके लिए आप ज़रूर हमारी गाइडेंस ले सकते हैं। यू कैन कॉल अस ऑन बिलो गिवन नंबर। दूसरी चीज़ इसमें ये आ जाती है, ये तो रही इनकम की बात। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं जेन्युइन फंड्स की बात, तो जेन्युइन फंड्स में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मेजरली जो फंड्स एक्सेप्टेबल होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो मेजरली फंड्स एक्सेप्टेबल होते हैं वो होती है सबसे पहले आपकी सेविंग्स, कि कितनी किसके पास सेविंग्स है। मैं मानती हूँ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे कि मे बी उनके अकाउंट में 30 से 32 लाख नहीं पड़ा होगा, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, एक तो नंबर 1 आप सेविंग दिखा सकते हैं अपनी, दूसरा आप एफडी दिखा सकते हैं, तीसरा अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं या रिटायर्ड हैं तो उनके पास जीपीएफ का एक अमाउंट होता है, तो वो जो जीपीएफ का अमाउंट है वो भी आप ज़रूर दिखा सकते हैं, उसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप अपनी जितनी भी सीए सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं, कितनी आपके पास एसेट्स हैं वो भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन मेन जो सेविंग्स में आपका जो फंड्स में होगा ये 3-4 चीज़ें ऐड होंगी। उसके अलावा अगर आपके पास ये कोई भी चीज़ नहीं है तो देन व्हाट यू कैन डू, अगर आपने अभी अभी अपनी लैंड सेल करी है तो आप अपने सारे जो सेल डीड है वो भी दिखा सकते हो। वो भी नहीं है अगर आपके पास, देन यू कैन शो द एजुकेशन फंड। आप एजुकेशन लोन भी आप ले सकते हैं, तो एजुकेशन लोन के लिए बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है तो अगेन वी हेल्प यू फॉर द एजुकेशन लोन एज वेल। जी 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 बिल्कुल। सो ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਥਰੂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच।